सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के भूगोल विषय के मॉडल पेपर के बारे में, जो आपका 10 मार्च के दिन होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2024-25 भूगोल विषय का ये पेपर है। ये जो पेपर होता है आपका 70 नंबर का होता है, क्योंकि इसमें 30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। समय आपको दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, और प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। इसमें कह रखा है निर्देश में आपको सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं, और 1 से लगा कर 8 तक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं। 9 से लगा के 16 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 17 से 22 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, और 23 से 24 तक आपको मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फिर आपको मिलेगा 25 से 26 के जो क्वेश्चन है वो आपके मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन है। और इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, उनका सॉल्यूशन भी कराऊंगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब हम देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन दे रखा है बहुविकल्पीय प्रश्न, वो है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान से संबंधित है। तो वो है आपकी डॉक्टर महबूब उल हक से। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। तो वो आपका किया गया था डेनमार्क में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या रखा है, निम्न में से कौन सा जलमार्ग मैक्सिको की खाड़ी में है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 मिसिसिपी जलमार्ग। आगे आपको क्वेश्चन रखा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप नहीं है। तो तृतीयक जो क्रियाकलाप नहीं है वो है आपका चीनी का उत्पादन। जो चीनी का जो उत्पादन होता है वो क्रियाकलाप नहीं है। तो इसका आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग केवल 2। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या रखा है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में होता है। तो वो होता है आपका प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या रखा है, भारत में पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है। देखो, पूर्वी तट पर आपका मुंबई नहीं है, और मार्गो गोवा ये नहीं है। मतलब मार्गो गोवा ऑप्शन नंबर आपका 2 और 1 ये आपके जो है पूर्वी तट पर नहीं है, आपके पश्चिमी तट पर हैं। तो पहला और दूसरा जो आपका है वो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें रखा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो वो किया गया था आपका तारापुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे आपको कथन और निष्कर्ष वाले सवाल दे रखे हैं। इसमें क्या रखा है, नीचे कथन और कारण दे रखे हैं, सही विकल्प चुनकर आपको बताना है। कथन क्या रखा है, धान, गेहूं, आम और दलहन की फसलों के लिए जलोढ़ मिट्टी जो है उपयोगी है। कारण में क्या रखा है, जलोढ़ मिट्टी अधिक नमी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आपका जो सही है आंसर वो इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, कथन एवं कारण दोनों सही है, एवं कारण जो है कथन की उचित व्याख्या करता है। अब आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको पहला क्वेश्चन क्या रखा है, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके वो क्या है, सभी 2-2 नंबर के हैं। तो इसमें क्या रखा है, पहले क्वेश्चन, रेड जेल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो इसका मैं आपको आंसर भी दिखाऊंगा कि इसका आंसर किस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको जो 90 नंबर पे दे रखा है, रेड जेल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित हमें करके दिखाना है। तो इसका आपको जो आंसर लिखना है वो इस टाइप से यहाँ पर लिखना है। इसमें लिखा हुआ है आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोल वेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित अध्ययन है। रेडजेल ने यह परिभाषा अपनी पुस्तक एंथ्रोपोग्राफी में दी। उन्होंने पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मनुष्य के क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभाव का वर्णन किया। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। और आगे आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, और इसका नीचे आंसर भी हमने ले रखा है। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है,
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रखा है, जनजनिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आपका आंसर है जननिकीय संक्रमण सिद्धांत का जो उपयोग है वो कई कारणों से किया जाता है। जैसे आपको दे रखा है पहले कारण में आपको दे रखा है भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए। दूसरा आपका है जनसंख्या वृद्धि के कारणों को समझाने के लिए। तीसरा आपका नीति निर्धारण के लिए। चौथा आपको दे रखा है सामाजिक आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए। पांचवा आपका है जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए। और छठा आपको दे रखा है यहाँ पर जनसंख्या लाभांश का अनुमान लगाने के लिए। तो यहाँ पर आपको जो 9वां क्वेश्चन था और 10वां क्वेश्चन था आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपको जो 8-9 दे रखा था इसका भी हमने आंसर देख लिया। क्वेश्चन नंबर 10 का भी हमने आंसर देख लिया। अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है आपका मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के हमें नाम लिखने हैं। तो इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर लिखना है वो लिखना है कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटक स्तंभ अथवा कारक निम्न हैं। नंबर 1 पर आपका आता है क्षमता, नंबर 2 पर आता है सतत पोषणीयता, और तीसरे पर आता है उत्पादकता, और चौथे पर आता है सशक्तिकरण। तो ये आपके 4 प्रमुख घटक हैं मानव विकास के लिए। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 12वां क्वेश्चन, वो हमें 12वां क्वेश्चन भी ले रखा है, उसका आंसर भी आपको नीचे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 12वां, इसमें क्या रखा है पंचम क्रियाकलाप क्या है। तो पंचम क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलापों के पद सोपान के सर्वोच्च स्तर पर बैठे ये कर्मी सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेने और नीतियों के निर्माण का कार्य करते हैं। इन क्रियाओं और चतुर्थक सेक्टर से जुड़ी ज्ञान आधारित सेवाओं में मामूली फर्क होता है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो हमने देखा हमारा जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 था उसमें आपको क्वेश्चन किस टाइप से लिखा है और आंसर यहाँ पर आपको किस टाइप से एग्जाम में लिखना है। तो अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। इसमें क्या रखा है आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में या भागों में बांटा गया है। वो क्या रखा है आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो वो आपका है इसके जो भाग हैं वो आपके इस प्रकार से हैं। जैसे आपको क्या रखा है कि मुख्य श्रमिक में आपको क्या होता है कि वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन कार्य करता है, और देश की जनसंख्या में 30.5% मुख्य श्रमिक है। फिर आता है आपका सीमांत श्रमिक, जिसमें रखा वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है, और देश की जनसंख्या में 8.7% लोग सीमांत श्रमिक हैं। फिर आता है आपका अश्रमिक या गैर कामगार वह व्यक्ति है जो वर्ष भर अपनी आजीविका के लिए कोई कार्य नहीं करता। तो भारत की जनसंख्या को आपको इस प्रकार यहाँ से डिवाइड किया गया है। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। इसमें क्या रखा है दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूम जल का उपयोग कुल भूमि जल समवाय से अधिक है। इसके 2 कारण हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारतीय राज्यों में से तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ भूजल का उपयोग कुल भूमि जल समवाय से क्या होता है अधिक होता है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण आपका है अत्यधिक सिंचाई। तो इसमें लिखा हुआ है कि तमिलनाडु में धान गन्ना और नारियल जैसी जल गहन फसलों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। किसान इन फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का उपयोग अत्यधिक मात्रा में करता है। फिर आगे क्या रखा है आपको अगला पॉइंट दे रखा है कि अनियमित वर्षा। तो इसमें क्या रखा है अनियमित वर्षा में हम लिखेंगे कि तमिलनाडु में वर्षा जो है अनियमित है और अपर्याप्त होती है। इसके कारण किसान और नागरिक अपनी जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूजल पर क्या करते हैं निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या रखा है परिरिक्षिप्त एकाकी वस्तुएं किस प्रकार की होती हैं, ये भारत के किन राज्यों में पाई जाती हैं। उससे आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं कि धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में कोई 2 अंतर हम यहाँ पर लिखने हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि इस प्रकार की बस्ती में 8-10 घरों से बनी छोटी छोटी पल्लियाँ एक बड़े क्षेत्र पर दूर दूर बिखरी रहती हैं। इन वस्तुओं को छितरी हुई एकाकी बिखरी हुई बस्तियां कहते हैं। एकाकी बस्तियां उच्च भूमियों पर्वतीय क्षेत्रों और मरुस्थलीय भागों में पाई जाती हैं। तो ये इस प्रकार से आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। अब हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। इसमें क्या रखा आपको
धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में हमें कोई दो अंतर लिखने हैं। तो पहला आपको लिखना है कि धात्विक खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त होती है, किंतु अधात्विक खनिजों को गलाने पर हमें खनिज मतलब धातु प्राप्त नहीं होती। आगे आपको दे रखा है अगला पॉइंट है इसमें कि धात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले होते हैं, जबकि अधात्विक खनिजों में यह विशेषता नहीं होती। पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। इन्हें पीटकर तार बनाया जा सकता है, किंतु अधात्विक खनिजों को अगर हम पीटते हैं तो वह टूट जाते हैं, टूट कर क्या हो जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। तो ये आपके क्या है, धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर है। अब हम देखते हैं हमारे जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, और ये सभी क्वेश्चन आपके क्या है, 4-4 नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रखा कि विश्व की कुल 90% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्रों में ही क्यों निवास करती है, इसका क्या कारण है। इस क्वेश्चन का हम आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि विश्व की जनसंख्या निम्न कारणों से असमान रूप से वितरित है। जैसे आप देख सकते हैं, पहला कारण आपको दे रखा है, पहले कारण में क्या रखा है, नदी घाटियों में पानी की उपलब्धता। दूसरा आपका है कि भूमि रूप जैसी मैदानी इलाकों में घनी आबादी, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कम आबादी है, रेगिस्तान में भी आपकी बहुत कम आबादी है। आगे क्या रखा है, पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे कि जलवायु गर्म, ठंडी और शुष्क जलवायु में विरल जनसंख्या होती है, जैसे टुंड्रा क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र आदि। मध्यम जलवायु वाले क्षेत्रों में घनी आबादी होती है। आगे आपको दे रखा है पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे कि कृषि की संभावना के लिए उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में घनी आबादी होती है। पॉइंट नंबर 5 में लिखेंगे खनिजों की उपलब्धता, और आपका जो छठा पॉइंट है वो है आपका औद्योगिकरण। अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है उसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या रखा है, ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक होता है तो देश ऋणात्मक भुगतान संतुलन की स्थिति में रखता है। किसी देश का ऋणात्मक भुगतान संतुलन उस देश में अंतिम रूप में वित्तीय संचय की समाप्ति को अभिप्रेरित करता है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 18 का आगे आपको क्वेश्चन रखा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 का हमने आंसर देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या रखा है, बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है। मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ 20, 21 और 22, फिर मैं आपको इनके आंसर एक साथ दिखा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमें आंसर लिखना है कि बाजारीय सब्जी कृषि जिसमें सब्जियां, फल व पुष्प उगाए जाते हैं, उनकी मांग व खपत नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। ऊंची आय वाले उपभोक्ता नगरीय केंद्रों में रहते हैं, जहां इन उत्पादों को अच्छी कीमत मिल जाती है। कृषि के इस रूप में गहन श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसकी भरपाई उच्च आय वाले उपभोक्ता ही कर पाते हैं। आगे आपको दे रखा है कि यह कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही की जाती है। आगे आपको क्वेश्चन नंबर जो 20 था, इसको क्वेश्चन नंबर 20 आपका है अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारने हेतु 4 विधियों का हमें उल्लेख करना है। तो इनका हमको आंसर लिखना है इस प्रकार से। पहली विधि में हम लिखेंगे कि वर्षा जल संचयन, वर्षा जल को इकट्ठा करके भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखना। इसे छतों, जमीन से या अन्य सतहों से इकट्ठा किया जा सकता है। अगला पॉइंट आपको दे रखा है जल पुनर्भरण, वर्षा जल या अपशिष्ट जल को भूमिगत जल भंडार में वापस भेजना। पॉइंट नंबर 3 हम लिखेंगे अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल को उपचारित करके सिंचाई, औद्योगिक उपयोग या अन्य गैर पीने योग्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर आपको जो 21 है वो है आपका ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत क्या हैं, किन्हीं 2 के विषय में हमें लिखना है। तो पहला हम लिखेंगे ये सतत पोषणीय ऊर्जा के नवीकरणीय योग्य स्रोत हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा। तापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा अपारंपरिक स्रोत हैं। तो कुछ आपके क्या है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं और कुछ आपके क्या है अपारंपरिक स्रोत हैं। तो फिर इसमें क्या रखा है यहाँ, इसके बाद हम लिखेंगे ये स्रोत पर्यावरण के अनुकूल हैं, साथ ही कम खर्चीले व टिकाऊ होते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे सौर ऊर्जा के बारे में। तो सौर ऊर्जा में लिखेंगे इसकी सौर ऊर्जा सूरज से प्राप्त होती है, जो स्वच्छ, अक्षय और पर्यावरण के अनुकूल है। यह ऊर्जा का एक भविष्य है जो न केवल बिजली की कमी को दूर कर सकती है बल्कि प्रदूषण को भी कम कर सकती है।
सौर ऊर्जा का उपयोग घरों, व्यवसायों और उद्योगों में बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग पानी को गर्म करने, खाना पकाने और वाहनों को चलाने के लिए भी किया जाता है। आगे आपको दे रखा है जल ऊर्जा। तो जल ऊर्जा में हम क्या लिखेंगे कि जल ऊर्जा एक महत्वपूर्ण और साफ ऊर्जा स्रोत है जो जल से ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन, सड़कों पर गाड़ियों को चलाने के लिए किया जाता है। जल ऊर्जा न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि इससे ऊर्जा की आपूर्ति भी सुनिश्चित रहती है। आगे आपको उसने रखा है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या रखा, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को हमें क्या करना, परिभाषित करना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग WECD ने 1987 में सतत पोषणीय विकास आयोग की ओर से प्रकाशित रिपोर्ट में इस प्रकार कहा था कि एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान पीढ़ी को प्रभावित किए बिना एक ऐसा विकास शामिल हो कि प्रयोजन करना। तो अभी तक हमने देखा हमारे जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो कौन कौन से थे और कौन से प्रश्न का आंसर आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है। अब हमारे आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके क्या हैं, 6 नंबर के हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या रखा है कि व्यापार के लिए पतन किस प्रकार सहायक होते हैं। पतनों का वर्गीकरण उनकी अव्यवस्थित के आधार पर हमें करना है। अथवा में क्या रखा है, मानव के प्राकृतिकरण की संकल्पना को हमें क्या करना है, स्पष्ट करना है। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी, इनके निदान के उपयोग लिखने हैं। तो इसके अथवा हमको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं वो कैसे टाइप के दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या रखा है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा क्या करना, हमें दर्शाना है। और ये सभी जो क्वेश्चन आपके वो क्या है, आधे नंबर के हैं, यानी कुल मिलाकर आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दूसरा आपको दे रखा है पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी का नाम। तीसरा आपको है मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र कौन सा है। गुजरात का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है। और उत्तर प्रदेश का परमाणु शक्ति केंद्र आपका कौन सा है। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन दे रखा था वो था आपका भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को आपको मानचित्र में दर्शाना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या रखा था कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो वो है आपकी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा था, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र कौन सा है, तो वो है आपका बालाघाट जिला। आगे आपको दे रखा था गुजरात का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है, तो वो है आपका अहमदाबाद। फिर क्या रखा था कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है, तो वो आपका NAPS यानी कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो ये जो क्वेश्चन आपको करने हैं वो करने हैं आपको मानचित्र के अंदर। 5 में हमने देखा कि आपकी जो ये क्वेश्चन है 5 के 5, इनको आपको भारत के नक्शे में मानचित्र में भारत के रेखा मानचित्र में आपको किस प्रकार से दर्शाना है और इनका क्या क्या आंसर है। अब आपको जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अथवा में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25 के स्थान पर हमें ये करना है। ये आपको इन क्वेश्चन को वे व्यक्ति करेंगे या वे विद्यार्थी करेंगे जो दृष्टिबाधित हैं। तो जब दृष्टिबाधित का पता कैसे चलता है कि जब बोर्ड के फॉर्म ऑनलाइन किए जाते हैं तो वहाँ पर आपको हैंडीकैप का एक ऑप्शन आता है। अगर आप हैंडीकैप में हैं तो आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपको क्या करना है, मानचित्र नहीं भरना पड़ता, बाकी क्वेश्चन आपके सेम वही रहेंगे। देखो 5 के 5 क्वेश्चन आपके सेम वही है। इसमें आपको क्या है, यहाँ पर टोटल यहाँ पर 1 नंबर दे रखा है और यहाँ पर आपको लिख रखा है ऊपर वाले क्वेश्चन में 1/2 और 1/2। तो इसका साफ मतलब ये है अगर आप दृष्टिबाधित नहीं हैं तो आपको आधा नंबर मिलेगा इसका आंसर लिखने में। जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है, तो वो आपका नरोरा वाला आपको मैंने अभी दिखाया। तो अगर आप उसका नाम लिख देंगे तो आधा नंबर, और आधा नंबर आपको मिलेगा मानचित्र में दर्शाने के लिए। लेकिन जो दृष्टिबाधित होते हैं, दृष्टिबाधित में क्या आता है, आपको मानचित्र में क्वेश्चन दर्शाना नहीं होता। तो इन क्वेश्चन का केवल आपको आंसर लिखना है, मानचित्र में नहीं दर्शाना है। अब आपको जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 26, इस क्वेश्चन नंबर 26 में क्या रखा है कि दिए गए संसार के रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों के द्वारा हमें क्या करना है, इसको दर्शाना है। अब ये आपका एक तो आएगा आपका भारत का नक्शा भरने के लिए और एक आएगा आपका मानचित्र भरने के लिए। तो इसमें क्या रखा आपको, एशिया का सबसे बड़ा सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। ये 5 के 5 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, इनका मैं आपको आंसर आगे दिखा देता हूँ। तो इसका हमें जो आंसर लिखना है वो आपका पहला क्वेश्चन था
कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो है आपका मालदीव। तो इसको क्या करना है, भारत संसार के रेखा मानचित्र में आपको दर्शाना है। आगे हमको क्वेश्चन रखा है क्वेश्चन नंबर 2 कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हमें लिखना है उत्तरी अमेरिका में। तो इसका आपका उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है, आपका कनाडा। इसका जो आपको वो दे रखा है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। इसमें क्या रखा है इसका, तो इसका आपको जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है आपका 99 लाख हो जाएगा, 84,000 हो जाएगा, 670 इसका क्या है क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। फिर क्या रखा है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल का आपका अकेला ही क्या है 41% है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है कि जापान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो है आपका टोक्यो। जापान की राजधानी भी क्या है, टोक्यो है। आगे आपको दे रखा है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका पनामा नहर। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा था क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या रखा है राइन नदी जल मार्ग, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम व नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर, अगर आप दृष्टिबाधित हैं तो दृष्टिबाधित के लिए क्या करना है आपको, मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था। तो अगर दृष्टिबाधित हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 के स्थान पर आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं। इसमें क्या करना है आपको, मानचित्र नहीं भरना है, क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम वही रहेंगे, कोई भी अंतर क्वेश्चन के अंदर नहीं होता। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कक्षा 12 भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट हैं 2025 के। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।